तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब भारत का नक्शा किसी पहेली की तरह था, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य अपनी कहानी लिख रहे थे। हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर प्राचीन भारत की पहली सबसे बड़ी महाशक्ति का जन्म हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मैदान में 16 दावेदार थे, तो आखिर वो कौन था जो इस बाजी को जीत गया? कौन सी वो ताकत थी जिसने इन आपस में लड़ते राज्यों को एक साम्राज्य की डोर में पिरो दिया? आइए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये वो वक्त था जब पूरे भारत में एक नई लहर चल रही थी, जिसे हम दूसरी शहरीकरण की लहर कहते हैं। मतलब बड़े बड़े शहर बस रहे थे और ताकतवर राज्य उभरकर सामने आ रहे थे। और इस नए युग के जो मेन प्लेयर्स थे वो थे महाजनपद। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र या ग्रेट किंगडम। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे, नहीं, ये प्रॉपर संगठित राज्य थे, जिनकी अपनी राजधानी थी, अपनी फौज थी और एक पक्का सा शासन का सिस्टम था। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। सब कुछ शुरू हुआ छोटे छोटे कबीलों से, जिन्हें जन कहते थे। फिर जब इन कबीलों ने एक तय इलाके पर कब्जा कर लिया, तो वो बन गए जनपद। और जब यही जनपद बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़े हो गए, तो उन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। और एक मजेदार बात ये थी कि इन सब महाजनपदों में सरकार एक जैसी नहीं थी। कुछ तो गणसंघ थे, मतलब आज के रिपब्लिक जैसे, जहां कुछ लोग मिलकर या एक चुना हुआ मुखिया राज करता था। और दूसरी तरफ थे राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो अब सवाल ये था कि इस बड़ी लड़ाई में कौन सा सिस्टम ज्यादा कामयाब होगा। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस राजनीतिक शतरंज के उन 16 बड़े खिलाड़ियों से मिलने का। ये वो 16 महाजनपद थे जो उस समय एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हुए थे। 16, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में। 16 अलग अलग पावर सेंटर, और हर किसी का बस एक ही सपना था, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली बनना। शुरुआत करते हैं पूरब से, जहां 4 बड़े खिलाड़ी थे। एक था अंग, जो व्यापार का बड़ा सेंटर था। फिर आता है मगध, जिसके पास था लोहे का खजाना, जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और हाँ, 2 गणराज्य भी थे, वज्जी, जो 8 कबीलों का एक पावरफुल ग्रुप था, और मल, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का एक बहुत जरूरी केंद्र बना। अब चलते हैं भारत के दिल में। यहाँ था काशी, जो अपने शानदार कपड़ों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कोसल और वत्स अपने ताकतवर राजाओं प्रसेनजित और उदयन के लिए जाने जाते थे। और चेदी, इसका नाम तो हम सबने महाभारत में सुना है, ये राजा शिशुपाल की भूमि थी। ये देखिए काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक पूजा पाठ का केंद्र नहीं था, इसकी गलियों में व्यापार की धड़कनें गूंजती थीं। यहाँ के कारीगर ऐसा कपड़ा बनाते थे जिसके मांग पूरी दुनिया में थी, और इसी वजह से ये उस दौर के सबसे अमीर शहरों में से एक था। पश्चिम की तरफ जाएं तो वहाँ इतिहास और हमारी पौराणिक कथाएं जैसे एक हो जाती हैं। कुरु यानी कौरवों और पांडवों का मैदान, पांचाल यानी द्रौपदी की धरती, शूरसेन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, और मत्स्य वो जगह जहां पांडवों ने अपनी पहचान छिपाकर वक्त गुजारा था। ये सारे नाम आज भी हमारी कहानियों का हिस्सा हैं। और आखिर में कुछ ऐसे राज्य जिनकी अपनी एक अलग ही पहचान थी, जैसे कि अवंती, जो मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था, अश्मक, जो दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था, गांधार, जो ज्ञान का केंद्र था, जहां मशहूर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और कंबोज, जहां से लड़ाई के लिए सबसे बेहतरीन घोड़े आते थे। ये सब इस महासंग्राम के बहुत ही जरूरी मोहरे थे। तो इन 16 दावेदारों की भीड़ में से एक राज्य था जो धीरे धीरे लेकिन लगातार सबसे आगे निकल रहा था। ये कहानी है मगध के उदय की, जिसने इन सबको एक करके एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये है कि मगध के पास आखिर ऐसा क्या था जो किसी और के पास नहीं था? जवाब जमीन के नीचे छिपा था, लोहा। लौ अयस्क का मतलब था ज्यादा मजबूत हथियार, खेती के लिए बेहतर औजार, मतलब ज्यादा ताकतवर सेना और ज्यादा भरा हुआ खजाना। बस यही वो बढ़त थी जिसने मगध को सबसे आगे कर दिया।
देखिए, मगध का साम्राज्य किसी एक राजा ने एक दिन में नहीं खड़ा किया था। इसे बनाने में कई राजवंशों का हाथ था। पौराणिक बृहद्रथ वंश के बाद असली ऐतिहासिक कहानी शुरू होती है हर्यंक राजवंश से, जिसके बाद आए शिशुनाग और फिर नंद राजवंश, जिन्होंने इसे इसकी बुलंदी पर पहुंचाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मगध के पहले ऐतिहासिक राजवंश हर्यंक वंश से। ये वो वंश था जो अपनी ताकत के लिए तो जाना ही गया, लेकिन सत्ता के लिए की गई क्रूरता के लिए उससे भी ज्यादा जाना गया। इस वंश की नींव रखी थी बिंबिसार ने, और वो एक कमाल के रणनीतिकार थे। उन्होंने सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया, जैसे अंग को जीतकर, बल्कि दिमाग का भी खूब इस्तेमाल किया। अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने शाही वैद्य को भेज दिया, और तो और उस जमाने के बड़े बड़े राजघरानों जैसे कोसल, वैशाली और मद्र में शादियां करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया। लेकिन बिंबिसार ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसकी पहली ईंट खून से सनी हुई थी। सत्ता के लालच में उनके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने उनकी जान ले ली, और यहीं से हर्यंक वंश में पिता की हत्या करके गद्दी छीनने की एक भयानक परंपरा शुरू हो गई। अजातशत्रु भले ही गलत तरीके से गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जबरदस्त योद्धा था। उसने कोसल को हराया और वज्जी जैसे शक्तिशाली संघ को जीतने के लिए रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे नए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। और हाँ, उसी के आज में पहली बौद्ध परिषद भी हुई थी। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग और फिर नंद वंश का राज आया। अब तक मगध का साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, लेकिन अब पहली बार उसे एक बड़े बाहरी खतरे का सामना करना था। नंद वंश के आते आते मगध की सेना एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जरा अंदाजा लगाइए, 2 लाख पैदल सैनिक और 3000 से ज्यादा खूंखार जंगी हाथी। ये एक ऐसी फौजी दीवार थी जिसे तोड़ने की हिम्मत उस दौर में किसी में नहीं थी। और ठीक तभी पश्चिम से आया दुनिया जीतने निकला सिकंदर। झेलम नदी के किनारे उसकी टक्कर हुई भारत के राजा पोरस से। वो एक भयानक लड़ाई थी। सिकंदर जीत तो गया, लेकिन वो राजा पोरस की बहादुरी का ऐसा कायल हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य इज्जत के साथ वापस कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की, मगध से नहीं। वो कभी मगध तक पहुंच ही नहीं पाया। कहते हैं कि उसकी विश्व विजेता सेना ने नंदों की विशाल सेना के किस्से सुनकर ही आगे बढ़ने से मना कर दिया था। मगध का असली किला अभी भी अभेद्य था। तो जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास एक अजेय सेना है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी रोक दिया है, वो अपनी ताकत के शिखर पर है। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई अपने शिखर पर पहुंचता है तो कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है।